पीरे कामिल उमेरा अहमद। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बाल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरे बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अक़बी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थीं। FSC क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था। इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अक़बी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अमामा? अमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, मामा ने फौरन हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बहुत छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में। और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर गई तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। अमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? मामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेअख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी क्या रहेगा? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो, अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तिब्बी मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तिब्बी मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, मामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तिब्बी मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो मैं कभी यकीन नहीं कर सकती तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी, जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा, जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? मामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा।
आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है और मैं इस पर बुरा मानूंगी? क्या ताल्लुक है कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंसती। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। उसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियां बुझवाना छोड़ दो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नोयत नहीं जान लेती मैं कुछ अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज। अब तो मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। मामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत ज़दा, जवेरिया अंदाजा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये जरूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाजे के बरअक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बुरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मुईज हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुईज की टांग पर दे मारा। मुईज के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे इस रैकेट से पीट रहा था, जो मुईज कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मुईज और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ जुबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से उस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मुईज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुईज के हाथ को बुरी तरह रगड़ाई। मुईज बुरी तरह तिल मिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुईज के चिल्लाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मुईज के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मुईज एक बार फिर धाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुईज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो मुझे अभी बताओ। उसने मुईज का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुईज का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुईज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। अपने शदीद हमले के बावजूद
उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मुइज की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा और उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूँ। मुइज ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुइज के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने यके बाद देगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। इसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हो? उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। शो, व्हाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुइज से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुइज को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुइज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसेस समांथा रिचर्ड्स ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन फवक्तन वो बाहर से नजरें हटाता, एक नजर मिसेस समांथा को देखता, इसके बाद फिर इस तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन उस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शोहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शोहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सफारत खाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेस मेरीन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। उस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा रिचर्ड से उसकी नजरें मिली। मिसेस समांथा मुस्कुराई और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इस तरह बोलते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर रखी जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, वो दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद ही उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जे देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ उस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा मुस्कुराई नहीं बल्कि कदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा उस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी नमोदार हुई और वो कुछ झुंझलाते हुए खामोश हुई। और उनके खामोश होते ही उस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार उस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थीं। एक नजर मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस समांथा रिचर्ड्स का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, यक लफ्जी जवाब आया। वो अब चुभती हुई नजरों से इन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड्स ने यकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने इस फेंच के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यक्के बाद एगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नजरों का तबादला करते देखा
वो लड़का अब सर्द नजरों के साथ समांथा रिचर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा रिचर्ड्स ने उछाला था, और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड ने उसे मार्कर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाए जाने वाली इस लेबल डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे, और वो उनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। मामे की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। वो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। मामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है? फिर तुम कोई टेबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूंगा तुमसे। वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया और बेड पर ऊंधे मुंह लेट कर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी।